हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यस क्लासेस में। ये भारतीय संविधान के 450 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का तीसरा भाग है। इस भाग में हम आगे के 100 प्रश्नों को देखेंगे जो कि हमारे परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है। कौन सा अनुच्छेद जो है वो संसद को अंतर्राष्ट्रीय जो समझौते होते हैं उनके लिए कानून बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है। तो ये कानून अनुच्छेद 253 के तहत बनाए जाते हैं। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो वर्ष 2026 तक ये संख्या ऐसे ही रहेगी। हमारी लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटों में 2026 तक यही रहेगा तथा 2026 में फिर से परिसीमन होगा। तो ये सीटें बढ़ाई जाएंगी, जो भी हमारी जनसंख्या बढ़ी रहेगी उस आधार पर नए नए जो है लोकसभा क्षेत्रों का निर्माण किया जाएगा 2026 में परिसीमन जब होगा। अगला है, किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए सर्वाधिक सीटें आरक्षित हैं? तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें मध्य प्रदेश में हैं, 6 सीटें। लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्य को कौन मनोनीत करता है? तो राष्ट्रपति करते थे, जो कि अब खत्म कर दिया गया है ये पद। लोकसभा व राज्यसभा के सर्वाधिक प्रतिनिधि भारत के किस राज्य से आते हैं? तो ये उत्तर प्रदेश से हैं। सर्वाधिक 80 सीटें उत्तर प्रदेश में है लोकसभा की तथा राज्यसभा की 30 सीटें। उत्तर प्रदेश के पश्चात लोकसभा में सर्वाधिक सीटें महाराष्ट्र की हैं, जो कि 48 हैं। परिसीमन के पश्चात उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? तो उन्नाव है। यहाँ पे सर्वाधिक मतदाता हैं इस समय। लोकसभा का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो 1951 में हुआ था। 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के मध्य में हुआ था पहला आम चुनाव। लोकसभा में बिहार को 40 सीटें बिहार की जो 40 सीटें हैं किन 2 राज्यों को आवंटित सीटों के योग के बराबर है? तो बिहार की जो 40 सीटें हैं वो छत्तीसगढ़ के 11 तथा मध्य प्रदेश की 29, अगर दोनों को मिला दिया जाए तो बिहार में सीटों की संख्या बराबर होगी। आप ध्यान रखिए, छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें हैं तथा मध्य प्रदेश में 29 हैं। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो राज्यसभा के कार्यकाल का 6 वर्ष होता है। अगर राज्यसभा का कोई कार्यकाल पूछ ले तो अनिश्चित काल तक होता है, राज्यसभा का भी भंग नहीं किया जा सकता है। लोकसभा के अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग का काम कब करता है? उसका प्रयोग कब करता है? लोकसभा अपने मत का प्रयोग कब करता है? तो कब करता है? किसी विधेयक या प्रस्ताव के पक्ष या विपक्ष में जब बराबर मत की स्थिति होगी तब लोकसभा स्पीकर अपना मत प्रयोग करेगा। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मालवांकर जी थे। प्राक्कलन समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्य कितने वर्ष के लिए किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो राज्यों की विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं। विशेषाधिकार समिति में 2 सदनों में कुल कितने सदस्य होते हैं? विशेषाधिकार समिति में जो है दोनों सदनों से कुल 25 सदस्य होते हैं। लोकसभा से 15 तथा राज्यसभा से 10 सदस्य चुने जाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली पहली अभिनेत्री कौन थी? तो ये नरगिस दत्त थी, जो कि पहली बार राज्यसभा की सदस्य बनी थी। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार जी थी, जो कि 4 जून 2009 से 4 जून 2014 तक इनका कार्यकाल था। वे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो ये जीवी मालवांकर जी ही थे, हमारे पहले लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा का सचिवालय किसके नियंत्रण में होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष होता है वहाँ का सर्वे सर्वा। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है? तो सर्वोच्च संविधान को माना गया है। भारत की संचयी निधि पर कौन सा व्यय भारित नहीं होता है? तो भारत के प्रधानमंत्री का वेतन और भत्ते जो हैं ये संचित निधि से नहीं जाते हैं। धन विधेयक संसद के किस सदन में पुनः स्थापित किया जा सकता है? तो दोबारा अगर एक बार नहीं पास हुआ तो दोबारा जो केवल सबसे पहले लोकसभा में आएगा। धन विधेयक राज्य विधानमंडल के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो धन विधेयक जो है वो भी विधानसभा में ही आता है। जो धन से संबंधित प्रावधान होंगे आप ध्यान रखिएगा, वो कभी राज्यसभा में नहीं, मतलब राज्यसभा या विधान परिषद में नहीं जाएगा, विधानसभा और लोकसभा में जाएगा। केंद्र और राज्य में देखें तो
बजट की रूपरेखा किस विभाग द्वारा तैयार की जाती है? तो आर्थिक विभाग द्वारा तैयार की जाती है। करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से सरकारी संघीय सरकार जो है को प्राप्त होने वाला राजस्व किस में जमा होता है? तो सरकारी कामकाज के निर्वाह में जो अन्य प्राप्तियां होती हैं उनसे जो भी राजस्व मिलता है उसको भारत की संचयी निधि में जमा किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में कब प्रस्तुत किया जाता है? तो आगामी जो बजट होगा उसके प्रस्तुतिकरण से पहले इसको प्रस्तुत किया जाता है, आर्थिक सर्वेक्षण को पहले। कोई पूछ सकता है कि बजट से पहले क्या आता है? तो हमारा आर्थिक सर्वेक्षण आता है। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय जो है वो लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं। लेखानुदान संघ सरकार को किस प्रकार की अनुमति प्रदान करता है? तो निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने की अनुमति प्रदान करता है लेखानुदान संघ। कभी आकस्मिक ज़रूरत पड़ जाए तो सरकार बिना सदस्यों के भी अपना फंड निकाल सकती है। आकस्मिक निधि इसीलिए होता है कि अगर संसद नहीं चल रहा है तब भी उसका प्रयोग किया जा सकता है। प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है? तो प्राक्कलन समिति जो है लोकसभा के सदस्यों होते हैं सिर्फ, उसमें राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। कोई भी कानूनी विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो कानूनी विधेयक किसी में भी लाया जा सकता है और धन विधेयक केवल लोकसभा में लाया जाता है। संसद के 2 सत्रों के मध्य कितनी अवधि का अंतराल नहीं, इससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं? तो बिना किसी संसदीय स्वीकृति के, जब संसद नहीं चल रहा होता है तभी राष्ट्रपति उसके खर्च की मोहर दे सकते हैं। लोकसभा में विधेयक पर आम बहस किस वाचन में होता है? तो आम बहस पर जो वाचन होता है वो द्वितीय वाचन में होता है। पहले बजट के बारे में जो वित्त मंत्री हैं वो अपनी भाषण देते हैं। कटौती प्रस्ताव को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो कटौती जो प्रस्ताव है उसको समापन प्रस्ताव बोलते हैं, क्लोजर मोशन बोलते हैं। कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत कर दिया जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितने समय के लिए रोक सकती है? तो 14 दिन तक रोक सकती है। मतलब धन विधेयक पर राज्यसभा अगर स्वीकृति दे तब भी ठीक, ना दे तब भी ठीक, उसे पास माना जाता है। लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं। संसद की किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? तो प्राक्कलन समिति में नहीं होता। अभी हमने बताया आपको कि इसमें केवल प्राक्कलन समिति में लोकसभा के सदस्य होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भाग में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। तो ये बिना किसी राज्य की सहमति से जो भी हमारे अनुसूची हैं, अगर उसमें जो भी चाहे राज्य सूची के विषय हैं, केंद्र सूची या समवर्ती सूची, अगर केंद्र कोई कानून बनाता है तो वो सब पर लागू होगा। भारतीय संसद किसके माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? तो संसदीय समितियों के माध्यम से होता है। सरकार द्वारा लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कौन सा प्रस्ताव रखा जाता है? तो इसको हम विश्वास प्रस्ताव कहते हैं। भारतीय संसद के दोनों सदनों में प्रथम संयुक्त बैठक किस विधेयक पर हुई थी? तो दहेज उन्मूलन जो बैठक था इस पर पहली बार संयुक्त बैठक हुई थी 1961 में। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है? तो लोक लेखा समिति जो है कैग है वो अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को देता है। संसद में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को नियुक्त किसके द्वारा किया जाता है? लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष होते हैं उसको लोकसभा अध्यक्ष नियुक्त करता है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति। संसद द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर कानून कब बना सकती है? संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून कब बनाती है? यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है तो। अगर राज्यसभा सोचे कि हमें राज्य सूची पर भी विषय बनाना है तो वो बना सकती है। किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव कब लाया जा सकता है? मंत्री के विरुद्ध जब वह मंत्री किसी मामले में तथ्यों को रोकता है तथा तथ्यों का गलत वर्णन करता है तो उसके खिलाफ जो है वो विशेषाधिकार प्रस्ताव जो है पारित किया जाता है। संसद द्वारा 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की आयु कितनी है? 1989 में जो कानून बना 1989 में 18 वर्ष किया गया है। 1989 से पहले जो है 21 वर्ष था। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितने देर तक हो सकती है? तो शून्यकाल जो है वो 1 घंटे का होता है। भारतीय संसद की संप्रभुता किसके द्वारा प्रतिबंधित है? तो न्यायिक समीक्षा से प्रतिबंधित है।
उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो संसद है कि सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र वो कहाँ तक रखेगी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीश कितने होते हैं? तो एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं, तो कुल जो है 34 न्यायाधीश होते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद के ही पास है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रक्रिया के द्वारा हटाए जाते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा हटाए जाते हैं, महाभियोग जैसी प्रक्रिया द्वारा। महाभियोग नहीं बोलते हैं उसको, महाभियोग जैसी प्रक्रिया बोलते हैं। समानतः उच्चतम न्यायालय सभी मामलों की सुनवाई दिल्ली में करता है, किंतु किसके अनुमोदन पर वह किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है? तो राष्ट्रपति के अनुमोदन से। अगर राष्ट्रपति ने कहा कि आपको सुनवाई कहीं और भी करनी है तो वो वहाँ भी जाके कर सकते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय अधिकार से संबंधित है? तो सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय अधिकार जो है अनुच्छेद 134 के का में है। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की कम से कम कितनी संख्या होती है? तो 5 सदस्यीय बेंच किया जाता है यदि निर्वाचन से संबंधित मामले कोई आता है तो। केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत की उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है किसके अंतर्गत? इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत बोलते हैं इसे। उच्चतम न्यायालय से संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादित किया गया था? तो ये जो है आपका आंसर होगा इसके लिए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो वाद था। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनरावलोकन को अधिकृत करता है? तो अनुच्छेद 137 है वो न्यायिक पुनरावलोकन। भारतीय संविधान की मूल संरचना किस सिद्धांत का स्रोत है? तो न्यायिक समीक्षा है। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? तो संविधान की व्याख्या जो है वो सर्वोच्च न्यायालय ही करती है। उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता के अंतर्गत कौन से मामले आते हैं? तो मूल अधिकारों के परिवर्तन संबंधित मामले आते हैं कि अगर सरकार उनसे संबंधित कोई कानून बनाती है तो न्यायालय देखेगा कोई मूल अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा है। भारतीय संविधान का संरक्षक इसीलिए हम सर्वोच्च न्यायालय को कहते हैं। भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के.जी. बालकृष्णन जी थे। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी वाद सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष किस अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं? तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। कानूनी मामलों पर उच्चतम न्यायालय किससे परामर्श लेता है? राष्ट्रपति को परामर्श देता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। इसी को हम कहते हैं संवैधानिक सुरक्षा का अधिकार। अगला है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत करनी चाहिए? 10 वर्ष तक जो है सर्वोच्च न्यायालय का अगर न्यायाधीश उसे बनना है तो उसे 10 साल वकालत किसी उच्च न्यायालय में कम से कम करना होगा। भारत के न्यायालयों में किसे या किन्हें अभिलेख न्यायालय माना गया है? तो अभिलेख न्यायालय जो है उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय को माना जाता है। लोकहितवाद जिसको हम PIL कहते हैं की संकल्पना कहाँ से ली गई है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रेरित है। राज्य की कार्यकारी एवं संवैधानिक प्रमुख जो है वो राज्यपाल होता है तथा राष्ट्र का हम राष्ट्रपति। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? अनुच्छेद 155 जो है वो राज्यपाल से संबंधित है। विधान परिषद में राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो कुल सदस्यों के 1/6 जो है उसके सदस्य हो सकते हैं तथा विधान परिषद जो है वो अधिकतम 100 सदस्यीय ही हो सकता है किसी भी राज्य का। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा में एक जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। बिहार से ये पद हटा दिया गया है। राज्य विधानसभा की 17 का आदेश किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल द्वारा। तथा अगर हम ये बोलें कि संसद का जो सत्र है उसका 17 कौन करता है? तो राष्ट्रपति अपने अभिभाषण द्वारा करते हैं। राज्यपाल किसकी सलाह पर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण और प्रोन्नति करता है? तो उच्च न्यायालय के आदेश से करता है, उच्च न्यायालय की सलाह पर। राज्यपाल के वेतन भत्ते किससे दिए जाते हैं? तो ये राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति की
के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? तो अनुच्छेद 201, अगर उसको साइन करना है या नहीं, अगर उसके विवेक में नहीं है तो वह राष्ट्रपति के विचार के लिए उसको भेज सकता है। वर्तमान में राज्यपाल का मासिक वेतन 3.5 लाख तथा राष्ट्रपति का 5 लाख है। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, वो उन्हीं का प्रति उत्तरदायी रहेगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की नियुक्ति जो है वो भारत के राष्ट्रपति ही करते हैं। भारत के सभी राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। भारत में राज्यपाल बनने वाली पहली महिला सरोजिनी नायडू जी। राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? अनुच्छेद 333 द्वारा। केंद्र में ये नहीं है। भारत और राज्य विधानमंडलों का उच्च सदन कौन सा है? तो विधान परिषद को हम उच्च सदन कहते हैं, विधानसभा को कहते हैं तथा विधान परिषद को। राज्यों के वित्तीय लेखों पर कौन नियंत्रण रखता है? तो कैग रखता है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जिसको हम कहते हैं। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? तो विधान परिषद जो है वो साधारण विधेयक को 4 माह से अधिक नहीं रोक सकती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन कर एवं उसे समाप्त करने का अधिकार है? तो अनुच्छेद 169 है। संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत ही विधानसभा का सृजन किया जाता है। राज्य विधानसभाओं में सदस्यों की जो संख्या है किस अनुच्छेद पर निर्धारित की गई है? तो अनुच्छेद 170 है कि कुल सदस्यों का 1/6 होना चाहिए। राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करेगा? तो भारत का निर्वाचन आयोग करता है। राज्य का कानून हमारा चुनाव होता है, जो हम कह सकते हैं विधायकी का। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो कॉमन सिविल कोड जो है वो सिर्फ गोवा में लागू है। राज्य का विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देगा? तो उपाध्यक्ष को देगा। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। विधानसभा के सदस्यों की निहारताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम निर्णय कौन लेता है? तो राज्यपाल लेता है कि उन पात्र हैं अपात्र हैं विधानसभा के सदस्य के लिए, तो इसका निर्णय राज्यपाल ही लेता है। विधानसभा द्वारा सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष तथा जो हमारा लोकसभा की सदस्य भी 25 वर्ष आयु ही है, 25 वर्ष। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? राज्य विधानसभा बिल लाकर उसको बढ़ा सकती है, घटा सकती है। 1956 में कितने पुनर्गठित राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल थे? तो 5 में थे। तब से कहीं विधानमंडल का गठन नहीं किया गया किसी अन्य राज्य में। प्रथम महिला मुख्यमंत्री भारत के किस राज्य में बनी? तो उत्तर प्रदेश में बनी, श्रीमती सरोजिनी नायडू जी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है? तो अंडमान निकोबार कोलकाता हाई कोर्ट के अंतर्गत आते हैं। अगला है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते किस निधि से जाते हैं? तो जो भी राज्य से संबंधित जो भी हमारे सदस्य हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं या राज्यपाल हैं, इन सभी को जो वेतन है वो राज्य की ही संचित निधि से जाता है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय से पूर्व किस उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि एक ही बार में 3 तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है? इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये निर्णय था। सुप्रीम कोर्ट ने अब इसको वैध कर दिया है, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट का पहले से ये डिसीजन था। अगला है एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किससे संबोधित करके देता है? तो जो हाई कोर्ट का न्यायाधीश है इसके नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं तथा ये अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देता है। अगले 100 क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे। आपको ये क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं तथा जितने लोगों तक हमारी वीडियो पहुंच रही है वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हम नए हैं, कोशिश कर रहे हैं आपके पास अच्छे से अच्छे कंटेंट लाएं। काफ़ी मेहनत करके क्लास को तैयार करते हैं, तो उम्मीद है आप सभी की सहयोग मिलेगा। धन्यवाद आप सभी का।